ट्वेल्थ क्लास में हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के बारे में जाना। स्थिति सदिश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है। अब अगर ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हम 3D में देखें, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है और ये हमारा मूल बिंदु है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम इस बिंदु पर ध्यान दें तो इस बिंदु का जब हम निर्देशांक लिखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P है और इस P का जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे, तो वो निर्देशांक x में, y में और z में, x, y और z इन तीनों में आएगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है उसका, आखिर वो है कहाँ पर। हम पोजीशन वेक्टर को एज ए मतलब समझने के लिए हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो है किसी भी पॉइंट का एक एड्रेस बताता है कि आखिर वो पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है। अब 3D में अगर देखा गया है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निर्देशांक x, y और z में आएगा। अब इसी को अगर वेक्टर रूप में देखा जाए कि वेक्टर में हम इस पॉइंट को कैसे बताते हैं, तो वेक्टर में जो कि हमने कल ही बात किया था कि बात हमने 2D में किया था। मान लीजिए हम x एक्सिस पर कुछ दूरी चलना चाह रहे हैं, तो x एक्सिस के लिए ये अगर हमारा x है और ये हमारा y है, तो x एक्सिस के लिए हमने यूनिट वेक्टर, x अक्ष के लिए हमने जो इकाई सदिश बनाया हुआ है वो अपने आप में i कैप होता है। y एक्सिस के लिए जो हमने बनाया है वो j कैप होता है और z एक्सिस के लिए जो हमने बनाया है वो k कैप होता है। मान लीजिए किसी का मन करे कि x एक्सिस पर 2 यूनिट चलना है, तो x एक्सिस पर 2 यूनिट चलने को मैं 2i कैप बता सकता हूँ। अब 2i कैप जो है इस ओरिजिन से ही इसका 2 नापा गया होगा। ये 2 दूरी जो है इस मूल बिंदु से ही x अक्ष पर नापा गया होगा। मान लीजिए कि वो यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आने के बाद उसका मन किया कि मुझे y के साइड में भी जाना है, तो y के साइड में जाने के लिए यहाँ से वो y के डायरेक्शन में गया होगा, तब यहाँ पर पहुँचा होगा। ठीक वैसे ही ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के रिस्पेक्ट में किसी न किसी जगह पर होगा। अब वेक्टर के रूप में हम इस पॉइंट का जब बताते हैं तो इसे हम x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इस तरह से हम इसके वेक्टर रूप को, इस पॉइंट के वेक्टर रूप को हम इस तरह से बताते हैं। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब कि इस पॉइंट P का इस ओरिजिन O से जो ये दूरी होगा, O से लेकर P तक की जो दूरी होगी वही इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश कहलाता है। और इसे वेक्टर फॉर्म में OP वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के रूप में बताया जाता है। ये तो हो गया किसी एक पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं 2 पॉइंट के बारे में।
मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर एक पॉइंट Q है। हमने 2 पॉइंट ले लिया। अब अगर कहीं पर कोई आपसे कहे कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, या कोई कहे कि पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ये है, तो पोजीशन वेक्टर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें उस पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दूरी बताया गया है, यानी ओरिजिन से वो कहाँ पर है ये बताया गया है। क्योंकि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि P अलग है और Q अलग है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स, दोनों के निर्देशांक भी अलग अलग होंगे। यहाँ पर P वाले का निर्देशांक x1, y1 और z1 और Q वाले का कोऑर्डिनेट या निर्देशांक x2, y2 और z2 मान लेते हैं। अब अगर कोई कहे कि इसका पोजीशन, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर के रूप में बताइए, तो ये हमारा OP वेक्टर होगा। ओरिजिन से इस पॉइंट P का जो दूरी होगा वही उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होता है और इसे लिखा जाएगा, P का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 था, तो वेक्टर के रूप में इसे हम लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक, अगर हम Q का पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखें तो उसे हम लिखेंगे OQ x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और डायरेक्शन इसका ये होगा। अब अगर हम P से Q तक के बारे में बात करें, तो P से Q तक के बारे में बात करने के लिए मुझे P से Q तक जाना पड़ेगा। P से Q जाने के लिए डायरेक्शन जो होगा इसका ये होगा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि आप PQ का पोजीशन वेक्टर बताइए, PQ का पोजीशन वेक्टर अगर मेरे से कोई पूछे तो PQ का पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे? हमें पहले से क्या क्या पता था? हमें पहले से 2 पॉइंट पता थे P और Q, जहाँ पर P का पोजीशन वेक्टर, P का स्थिति सदिश ये है और Q का पोजीशन वेक्टर यानी Q का स्थिति सदिश ये है। अब हमें पूछा गया है PQ का। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ा था। अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ, त्रिभुज OPQ में अगर हम देखें तो वेक्टर के रूप में OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर आएगा। देखिए, हमने ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा था? ट्रायंगल लॉ में हमने यही पढ़ा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम गए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक गए। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो मेरा O से लेकर Q तक होगा, डायरेक्शन के साथ है। तो इसे हम ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, वेक्टर में जब ट्रायंगल लॉ लेते हैं तो उसको हिसाब से ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू जो है वो PQ की निकालनी है, तो PQ की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस OP को उधर भेज दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? PQ वेक्टर इज इक्वल टू
ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। अब ये हमारा पी क्यू वैक्टर वैसे का वैसे ही है। ओ क्यू वैक्टर का पोजीशन वेक्टर जो था वो था मेरे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये जो है मैंने OQ का पोजीशन वेक्टर लिख दिया माइनस OP का पोजीशन वेक्टर। OP का पोजीशन वेक्टर जो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का साइन के कारण ये सारा का सारा माइनस में आ जाएगा। और सॉल्व करते समय नॉर्मल अलजेब्रा में जैसे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही इस i j और k को भी उसी तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कहने का मतलब ये कि हम लोग जैसे 2x प्लस 3y में अगर मुझे 5x माइनस 7y को ऐड करना हो, अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना हो तो x वाला x वाले के साथ ऐड होगा और y वाला y वाले के साथ ऐड होता है। ऐसे ही z वाला जो है z वाले के साथ ऐड होगा। या सब्ट्रैक्ट करने की बात करें तो x वाले में से x वाले को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, y वाले में से y वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं और z वाले में से z वाले को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक उसी तरह i j और k के रूप में ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, इसमें आप ध्यान रखिएगा i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू x2i माइनस x1i। दोनों में से i को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x2 माइनस x1, बाहर में हमारा i कैप है। फिर ऐसे ही हमारा आएगा y2 माइनस y1, यहाँ पर हमारा j कैप आएगा प्लस z2 माइनस z1, यहाँ पर हमारा k कैप आएगा। अब यही जो है हमारा PQ का पोजीशन वेक्टर है। यानी हमें जो स्टार्टिंग में PQ का पोजीशन वेक्टर निकालना था, इसे हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। समझने के लिए आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मुझे अगर PQ का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो PQ का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए Q के पोजीशन वेक्टर को पहले लिखा गया है और माइनस P का पोजीशन वेक्टर। कभी भी अगर PQ के जैसा कुछ रहे, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर अगर आपको AB का पोजीशन वेक्टर निकालना है, मैं पोजीशन वेक्टर के लिए P डॉट V लिखूंगा। इसे हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, स्थिति सदिश। तो अगर मुझे AB का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो AB का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। ऐसा करने से मुझे AB का स्थिति सदिश पता चलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बाद में लिखा रहता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिया जाता है और जो पहले लिखा रहता है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखा जाता है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? आप जरा सोच के देखिए, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है हम कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का हमें दूरी चाहिए, तभी हमारा विस्थापन निकलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये निकालने के लिए हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं।
अंतिम में से प्रारंभिक को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा विस्थापन आता है। सेम वही चीज़ है, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करना है, फाइनल में से स्टार्टिंग वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा पोजीशन वेक्टर आ जाता है। ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आप सीख गए। ऐड करते समय और सब्ट्रैक्ट करते समय आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ और के वाला के वाले के साथ। इसके बाद कुछ छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ। हमें एक वेक्टर दिया हुआ रहेगा 2i माइनस 3j प्लस 4k। हमें एक सदिश दिया हुआ है और इस सदिश का हमें परिमाण ज्ञात करने बोला गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण। किसी भी सदिश का अगर परिमाण ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड जो है उसको मॉड के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं रहता है। रूट अंडर x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर। तो x के लिए हम लोग i कैप यूज करते हैं, y के लिए हम लोग j कैप यूज करते हैं और z के लिए हम लोग k कैप यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड ए की वैल्यू ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 16 हो जाएगा। तो ये हमारा रूट अंडर 29 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया? मैग्नीट्यूड निकल गया, परिमाण निकल गया। किसका? सदिश ए का। इसी में कई बार क्वेश्चन क्या रहता है, ए आपका ये दिया हुआ है, एक और वेक्टर आपको दे दिया जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 5k। आपको एक ए वेक्टर एक दे दिया गया, आपको बी वेक्टर एक दे दिया गया। पूछा जाएगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b। आपको 2a माइनस 3b का मैग्नीट्यूड निकालना है। 2a माइनस 3b का आपको परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके पास वेक्टर a है। अगर वेक्टर a है, इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a वेक्टर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए सभी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका वेक्टर 2a आ गया। फिर आपके पास b वेक्टर है, उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 3b वेक्टर आ जाएगा। और फिर 2a वेक्टर जो भी आया रहेगा उसमें से 3b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसा करने से आपको 2a माइनस 3b की एक वैल्यू आएगी, उसका मॉड निकाल दीजिए। कभी भी 2a माइनस 3b का आंसर जो आएगा वो i j k के रूप में ही आएगा। उसका जब आप मॉड निकालेंगे तो मॉड निकालने का मतलब आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और वो x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर इस तरह से निकलता है। फिर एक सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7
in the direction of 2i minus 3j plus 4k. Find a vector of magnitude 7 in the direction of 2i minus 3j plus 4k. हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है, हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, यानी हमें एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 7 है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ये वेक्टर इस सदिश की दिशा में होना चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसे आप किसी ए या बी से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। आपने क्या किया, आपने इस वेक्टर का एक नाम दे दिया। नाम देने के बाद मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का कैप से रिप्रेजेंट होता है। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन जो है कैप से रिप्रेजेंट होता है। मुझे वेक्टर ए का डायरेक्शन चाहिए, मतलब मुझे ए कैप निकालना पड़ेगा। ए कैप कैसे हम लोग निकालते थे, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा उसका डायरेक्शन बताता है। और ये कैप लगने का मतलब ये जो डायरेक्शन आ रहा है ये अपने आप में एक यूनिट वेक्टर होता है, अपने आप में ये एक इकाई सदिश होता है। वेक्टर ए ये है और मॉड ए, चूँकि ये वाला वेक्टर हमने यहीं पर देखा था तो इसका मॉड जो है √29 निकला था। तो ए कैप जो होगा 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन √29। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, ए कैप का। ये ए कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बता रहा है, दिशा बता रहा है। अब किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। किसी भी सदिश में दो चीज़ें होती हैं, उसका परिमाण और उसकी दिशा। हमें जिस वेक्टर की तलाश है उसका मैग्नीट्यूड 7 है, जिस सदिश को हम ज्ञात करने वाले हैं उसका परिमाण 7 है और ये उसका डायरेक्शन है। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा जो हमारा अभीष्ट सदिश होगा वो 7, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन √29, ये उसका डायरेक्शन हो गया। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेक्टर चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिलते हैं।